सुमित्रा अपने परिवार के साथ सुबह सुबह चाय पी रही होती है। चाय के साथ सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बहू, जब से तू आई है मेरे सर से तो घर के काम का बोझ उतर चुका है। माँ जी, मुझे तो काम करने की आदत है। घर पर भी मैं माँ को काम करने नहीं देती थी। सारा घर का काम मैं खुद ही किया करती थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, सचमुच। जब से तू आई है ना, घर का एक काम नहीं किया होगा और मुझे बहुत आराम भी मिल रहा है। अच्छा माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये भी बता दीजिए। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। जो तेरी मर्जी हो वो बना ले। ठीक है माँ जी, मैं भिंडी की सब्जी और रोटी बना देती हूँ। तब तक आप नहा धोकर पूजा कर लीजिए। अरे हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए। किरण अपने कामों में लग जाती है और सुमित्रा नहाने चली जाती है। जब सुमित्रा नहाकर बरामदे में बैठती है, तभी सुमित्रा की बहू किरण अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। सुमित्रा जैसे ही पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालती है, वैसे ही सुमित्रा का फोन बजने लगता है और सुमित्रा की बहू किरण फोन उठाती है। नमस्ते बुआ जी, मैं आपकी बहू किरण बात कर रही हूँ। माँ जी खाना खा रही हैं। लीजिए, माँ जी से बात कीजिए। अरे दीदी, कैसी हो आप? बड़े दिनों बाद याद किया है। सब ठीक तो है ना? सुमित्रा कुछ देर फोन पर बात करती है और जैसे ही फोन रखती है, सुमित्रा का दिमाग खराब हो जाता है और मूड भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बहू, ये खाना ले जा, मुझे नहीं खाना खाना। लेकिन माँ जी, ऐसा भी क्या हुआ जो आपको खाना नहीं खाना? अभी कुछ देर पहले तक तो आप बिल्कुल चंगी भली थी। अब पूरे 10 दिनों तक मैं ठीक नहीं रहने वाली हूँ। आखिर मेरे सर पर डायन का वास जो होने वाला है। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना भड़क रही हैं? कुछ नहीं बहू, बस जब तुझे पता चलेगा ना, तो तू भी कहेगी कि मेरी सास ठीक कह रही थी। अरे तेरी बुआ सास और मेरी ननद आ रही है तो हर बात पर किटकिट करती रहती है वो, और वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आपकी ननद आ रही है? और आप तो बताती हैं वो थोड़ी खड़ूस है, बिल्कुल आपकी सास की तरह। इसका मतलब आपका जीना हराम होने वाला है माँ जी। मैं तो कहती हूँ आप मायके चली जाइए। मुझे कुछ भी कहेंगी तो मैं जैसे तैसे संभाल लूंगी। अरे फोन करते ही मुझे कहने लगी कि मैं आ रही हूँ, वो भी 10 दिनों के लिए, और इस बीच तू अपने मायके मत चली जाना। अब बता मैं क्या करूँ? इसे जैसे तैसे झेलना ही होगा। अगर मुझे ये झेली नहीं गई ना, तो घर छोड़कर चली जाऊंगी मैं। किरण और सुमित्रा की बातें सुमित्रा का पति बहादुर सुन लेता है और वह अपनी बहन के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर अपनी पत्नी से बोलता है। अरे, मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अपने खानदान को देखा है? तुम्हारे खानदान में कोई भी ऐसा है जो भला चंगा हो? सब एक के एक नमूने हैं। अब क्या मेरी बहन यहाँ नहीं आ सकती? उसका मायका है ये। अब 2 दिन बाद सुमित्रा की ननंद कलावती का आना होता है। क्या बात है, लगता है भैया को अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। खा खा कर पेट निकल गया है सुमित्रा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, शरीर फूलने की बीमारी हो गई है। वैसे खाना तो मैं खाती ही कहाँ हूँ। पता नहीं क्या खाती हो क्या नहीं, शरीर देखकर बता रही हूँ फूलती जा रही हो पूरी की पूरी। थोड़ा कम खाया करो। मेरी बहू कहाँ है? अरे बहू, तुझे ही देखने तो आई थी मैं। कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेरी बहू की तरह। पाए लागू बुआ जी। और बताइए कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बहू। अब तो मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। देखती हूँ तू भी कैसी खातिरदारी और सेवा पानी करती है मेरी। अब खड़ी होके मेरा मुंह क्या निहार रही है? ये थैला पकड़ और जा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ। इतनी दूर से आई हूँ, भूख तो लगी होगी। हाँ दीदी, आप बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता पानी सब आएगा। सुमित्रा, तुम भी जाओ, दीदी के लिए पानी लेकर आओ। सुमित्रा अब मन ही मन परेशान हो जाती है क्योंकि सुमित्रा की ननंद उसे काफी परेशान करती थी। बहू, आज कुछ अच्छा सा बना ले। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं खाया मैंने। मेरा मन तो कुछ अच्छा खाने का कर रहा है। अरे बताइए ना दीदी, आपको क्या खाना है? मैं वही बनवा दूंगी। कुछ अच्छा सा बना लियो बहू,
जिसे खाकर मेरा दिल खुश हो जाए। किरण पूरे दिन खाना बना बना कर परेशान हो गई थी और कलावती खा खा कर परेशान थी। उसे तो मौज वाली जिंदगी मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी बहू को किचन में पसीने में लथपथ देख परेशान होकर बोलती है। बहू, तुझे गर्मी लग रही है ना, तो तू एक काम कर, थोड़ी देर बरामदे में जाकर बैठ जा, उसके बाद खाना बनाने चली जाइयो। अरे सुमित्रा, तू तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा रही है, इतनी भी गर्मी नहीं है अभी। अरे अरे दीदी, वो भी तो इंसान है ना, आप भी कैसी बातें करती हो। मुझे तो लगता है आप अपनी बहू से घर में इसी तरह से काम करवाती होगी। तू क्या जाने मेरी बहू कितना आराम करती है। तू भी मेरी बहू के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, और जो कुछ बोल रही है वो बहुत गलत है। सुमित्रा, तू बिल्कुल अपनी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखती है। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मुझे बहुत मानती हैं और माँ जी ने कभी मुझे घर की नौकरानी नहीं समझा है। अरे बाप रे, यहाँ तो सास को सुना रही हूँ तो बहू को बुरा लग रहा है। अरे बहू, तेरी सास को तू जानती नहीं है, मैं उसकी ननद हूँ और मैं तेरी सास को अच्छे से जानती हूँ। तू तो अभी कुछ समय पहले ही आई है, मैं तो बरसों से जानती हूँ इसे। बरसों से जानती हूँ का क्या मतलब है? अरे मैंने आपके साथ कौन सा बुरा कर दिया है, या फिर आपके पैसे लूट लिए हैं? अरे ऐसे कैसे आप मेरी बहू के सामने मुझे बदनाम कर रही हो? मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही, जो सच है बस वही बोल रही हूँ। सुमित्रा, तू बताती क्यों नहीं अपनी बहू को कि आखिर तेरा असली चेहरा है क्या? तेरा असली चेहरा तेरी बहू को पता होना चाहिए। वो बेचारी भोली भाली तुझे कितना भला समझ लेती है। बस बहुत हुआ दीदी, आपने मेरी बहू के सामने मेरी जितनी बेइज्जती करनी थी ना, कर ली। अब और नहीं, मैं अपने लिए आपके मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। बुआ जी, आप माँ जी को कुछ भी मत बोलिए। आप उनको क्यों कुछ भी बोले जा रही हैं? ये तो गलत है। आप माँ जी से ऐसी बातें नहीं कर सकती हैं। अरे बहू चुप हो जा। तुम दोनों सास बहू मुझे यहाँ से भगाने के लिए मेरे साथ कलेश कर रही हो। आने दो मेरे भाई को, मैं बताती हूँ कैसे तुम दोनों मुझसे कलेश कर रही हो। हाँ हाँ, उन्हें भी आपको जो कहना है ना कह लेना। एक काम करना, 4-5 बातें लगा के और कह देना। वैसे भी वो हमारी सुनते ही कहाँ हैं, वो तो आपकी ही सुनते हैं। कोई बात नहीं, आपका नाटक तो बंद होने वाला ही नहीं है। बुआ जी, आप बिना बात कलेश मत कीजिए। सब तो अपने ही है और कोई आपको भगाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो सेवा कर रही हूँ। इतने दिनों बाद जो आई हैं आप। किरण, सुमित्रा और कलावती के बीच सारी बातें हो रही होती हैं। तभी वहाँ बहादुर का आना होता है। अरे दीदी, क्या बात हो गई? सुमित्रा ने आपसे कुछ कहा है क्या? बहू ने कुछ कहा क्या? सुमित्रा, तुम्हें कहा था ना मैंने कि अपना मुंह बंद रखना, लेकिन तुम तो सुधरी ही नहीं हो। अरे पिताजी, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो बुआ जी को कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ना जाने क्यों बुआ जी बिना बात के कलेश कर रही हैं। और अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी, लेकिन अब रोने का नाटक भी करने लगी। तुम लोग मेरी बहन को देखना नहीं चाहते हो। अरे कलावती, यहाँ आए तुझे भी बहुत दिन हो गए हैं ना, तू भी अब अपने घर चली जा। जब माँ थी तो तुझे प्यार से रखती थी, लेकिन मैं भी कितनी सेवा ही कर सकता हूँ तेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ मेरी कदर नहीं है मैं वहाँ रह नहीं सकती। इतना कहने के बाद कलावती अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है और वहाँ से निकल जाती है और फिर कभी दोबारा लौटने का फैसला तक नहीं करती है। लेकिन जब तक कलावती सुमित्रा के घर रहती है, हर दिन कलेश ही करती है। नीलम की देवरानी राधा को हमेशा नींद आती रहती थी। उसकी इस आदत से उसके सभी ससुराल वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी नींद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन नीलम अपनी देवरानी राधा के साथ बस स्टैंड पर बैठी बस आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर राधा पर जाती है और उसे सोते हुए देखकर वो बोलती है, देवरानी जी, बस आने वाली है, उठ जाइए। आपको कितनी नींद आती है? जेठानी जी, सोने दीजिए ना, वैसे ही बहुत नींद आ रही है। घर पर पहुंच के काम भी तो करना है। देवरानी जी, हम रास्ते में हैं, घर में नहीं। रास्ते में ऐसे सोना अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत करिए जेठानी जी, जैसे ही बस आएगी आप मुझे जगा दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगी।
तो सोने की क्या जरूरत है देवरानी जी, घर चलकर सो लीजिएगा। आपके सोने के चक्कर में अगर बस छूट गई ना तो घर जाके सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। जेठानी जी, सासू माँ को डांटने के सिवा और आता ही क्या है। जब देखो तब हमेशा हुकूमत जमाती रहती है, और ठंड का मौसम चल रहा है तो नींद तो आएगी ही ना। देवरानी जी, ठंड सिर्फ आपके लिए ही नहीं है बल्कि सबके लिए है। तो क्या सभी आपकी तरह रास्ते में सोने लगे? नीलम राधा को जगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी बस आ जाती है और वो राधा को बहुत जगाती है, लेकिन वो नहीं उठती और बस चली जाती है, जिस पर नीलम को बहुत गुस्सा आता है। देवरानी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था उठ जाइए वरना हमारी बस छूट जाएगी। अब देखिए आखिर हमारी बस छूट ही गई ना। माफ करिए देवरानी जी, आँख लग गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरी आँखें नहीं खुली। कोई बात नहीं, दूसरी बस आएगी तो हम उसमें चले जाएंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना। अपने घर जाने वाली दूसरी बस शाम के 6 बजे आएगी, तब तक क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? आपके पास इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता हो तो बताइए। भगवान कसम, आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको अपनी नींद के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जेठानी जी, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम आसपास की जगह घूम ले और शाम वाली बस से घर निकल जाएं। अपनी देवरानी की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बात मानने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद राधा और नीलम दोनों वहाँ की पास वाली मार्केट में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी नीलम के पास उसके पति राकेश का कॉल आता है। अरे नीलम, कहाँ हो तुम लोग? अरे माँ कब से पूछ रही है तुम लोगों के बारे में। जी अभी हम यहीं पर हैं, हमारी बस छूट गई है। अरे अरे, तुम लोगों की बस भला कैसे छूट सकती है? अरे बस तो वहाँ बहुत देर रुकती है। जी आप सही कह रहे हैं, बस तो बहुत देर तक रुकी थी, लेकिन देवरानी जी की नींद ही नहीं खुली, जिसके कारण हमारी बस छूट गई। वो बस स्टैंड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तुम्हारी इस देवरानी की नींद के चक्कर में तुम्हें बहुत डांट पड़ने वाली है माँ से, क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले हैं और उनकी दोनों बहुएं गायब हैं। बताओ भाई। जी मैं जानती हूँ माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पे शाम के 6 बजे बस आने वाली है, तो उससे पहले हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है घर आने का। अरे वो बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन 5 बजे घर पर जो गेस्ट आने वाले हैं उनका क्या करूँ? जैसे ही माँ को पता लगेगा कि तुम लोगों की बस छूट गई है, अरे वो तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार देंगी भाई। सुनिए, अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात बोलूं आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? यहाँ से बस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमें लेने आ सकते हैं, तो शायद हम टाइम से घर पहुँच जाए और माँ जी की डांट भी ना सुननी पड़े। ठीक है, मैं माँ से ऑफिस जाने का बहाना करके गाड़ी लेकर निकलता हूँ, वरना तुम लोग सच में टाइम से तो पहुँचोगे ही नहीं। जी ठीक है, हम बस स्टैंड पर पास वाली मार्केट में हैं, आप वहीं आ जाइए। ठीक है, तुम लोग वहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। राजेश इतना कहकर फोन रख देता है और अपनी माँ से ऑफिस जाने का बहाना करके नीलम और राधा को लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उनके पास पहुँचता है। राजेश को देखकर नीलम बहुत खुश होती है। आप आ गए, मैं बता नहीं सकती मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ। अरे राधा, तुम्हें अपनी नींद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे बस स्टैंड पर सोना जरूरी था क्या? जाने दीजिए, अब जो होना था वो तो हो गया, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। माफ करिए भैया, गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं करूँगी। अब जल्दी चलिए वरना माँ जी को पता चल जाएगा। हाँ जी राधा सही कह रही है, हमें अब चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कुछ देर बाद राजेश नीलम और राधा को लेकर घर पहुंचता है, जहां उनकी सास कल्याणी बोलती है। बेटा तू इन दोनों के साथ कहाँ से आ रहा है? तू तो ऑफिस गया था ना? अरे हाँ माँ, मैं तो ऑफिस ही गया था। वो क्या है ना, कुछ फाइल भूल गया था। अरे उसको लेने के लिए घर आया तो ये लोग मुझे घर के बाहर ही मिल गए। कोई बात नहीं, तू जाकर अपनी फाइल ले ले और तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार करो, घर में मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, अभी जाते हैं। नीलम और राधा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रसोई में आकर खाना बनाने में लग जाती हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन राधा की हद से ज्यादा सोने वाली आदत सुधरने की जगह और बिगड़ जाती है। एक दिन उसकी जेठानी और सास मंदिर जाने के लिए तैयार होकर हॉल में उसका इंतजार कर रही थी कि तभी कल्याणी नीलम से बोलती है। बड़ी बहू, जाकर अपनी देवरानी को देख, अभी तक तैयार हुई कि नहीं, कहीं दोबारा तो नहीं सो गई।
हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मैं देवरानी जी की नींद का क्या करूँ? माँ जी सही कह रही थी, देवरानी जी सो गई होंगी। अब मैं क्या करूँ? माँ जी को क्या बोलूँ? देवरानी जी उठिए, माँ जी नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। कितनी नींद आती है आपको? जेठानी जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देवरानी जी, नीचे माँ जी पूजा की थाल लेकर खड़ी है मंदिर जाने के लिए, और आपको तो मैं जगा कर गई थी ना कि तैयार हो जाना, मंदिर जाना है। जेठानी जी, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब दोबारा मेरी आँख लग गई। अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊँ आपको, आज तो मैं भी माँ जी से आपको नहीं बचा पाऊंगी। नीलम और राधा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कल्याणी हाथों में पूजा की थाली लिए वहाँ आ जाती है और राधा को बिस्तर पर देखकर बोलती है, मुझे तो पहले ही पता था कि तू सो रही होगी। मैंने तो तेरी जेठानी से पहले ही बोल दिया था कि तेरी देवरानी को उसकी नींद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और देखो वही सच निकला। माँ जी, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं और तेरी जेठानी जा रहे हैं मंदिर। हम तेरा इंतजार नहीं करेंगे। जब तक हम वापस आएं, तब तक घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और खाना भी बन जाना चाहिए। माँ जी, ये सारे काम मैं अकेले कैसे करूँगी? जैसे अकेले आराम से सो सकती है, वैसे ही काम भी कर लेना। चल बड़ी बहू। कल्याणी अपनी बड़ी बहू को लेकर मंदिर चली जाती है और राधा को अपनी नींद के चक्कर में इतनी सर्दी में घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद भी राधा की आदत में सुधार नहीं आता। एक दिन वो अपने परिवार वालों के साथ अपनी रिश्तेदारी की किसी शादी में जाती है और अपनी नींद के चक्कर में सभी ट्रेन से उतर जाते हैं, सिवाय उसके। सामान उतारने के चक्कर में किसी का ध्यान भी राधा पर नहीं जाता। जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत आगे निकल चुकी थी और अपने परिवार वालों को ना देखकर वो घबरा जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। अपने नींद के चक्कर में मैं कहाँ पहुँच गई? सभी परेशान हो रहे होंगे। राधा को रोते देखकर वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछताछ करता है और उसे उसके घर पहुँचा देता है, जहाँ उसके सभी घर वाले परेशान बैठे होते हैं। जेठानी जी, माँ जी, मैं आ गई। देवरानी जी, आप ठीक है ना? आपको पता है हम कितना डर गए थे आपके गुम होने के कारण, और आप घर भी वापस आ गई, शादी में भी नहीं गए। ऐसी भी क्या नींद देवरानी जी? जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसे लापरवाही कभी नहीं करूँगी, कभी रास्ते में नहीं सोऊंगी। अगर मुझे अपने ससुराल का एड्रेस नहीं याद होता तो पता नहीं क्या होता। राधा को अपनी गलती पर पछताते देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से राधा भी सतर्क हो जाती है और दोबारा फिर कभी सफर में गहरी नींद में नहीं सोती। शांति एक गरीब घर की बहू थी जो अपने पति, सास और एक छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। शांति दूसरे लोगों के घर पे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति जब घर में थी, तभी शांति की सास बोलती है, बहू, महीना पूरा हो गया है, तुझे तेरा पगार मिला क्या? वो क्या है ना, घर के खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए, मीठी के स्कूल में भी पैसे देने हैं। माँ जी, आज ही शायद मिल जाएगी, तभी मैं वहाँ से लौटते वक्त लेते हुए आऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं मीठी के स्कूल में पैसे देते हुए आऊंगी। ठीक है बहू, तुझे जैसा ठीक लगे। वैसे भी मनोज की तबीयत खराब रहती है, उसकी दवा भी लेकर आनी है। वक्त से दवा लेकर आ जाइयो बहू। सच बताऊं, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारे घर का क्या होता। माँ जी, मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कब से शुरू होगा काम। भगवान भरोसे हैं हम। बस ठीक है माँ जी, मैं भी काम पे जाती हूँ, वरना मालकिन मुझे बहुत डांटेगी। शांति घर का सारा काम करके अपने काम के लिए निकल जाती है और जहाँ काम करने जाया करती थी, वहाँ पहुँचते ही जाकर काम करना शुरू कर देती है। और तभी उसकी मालकिन उससे बोलती है, शांति, घर का काम जल्दी जल्दी करके शाम को कुछ अच्छा बना देना। वो क्या है ना, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, वो है ना आज यहाँ पार्टी करने वाले हैं, तो तुम भी यहीं से अपने घर के लिए खाना लेते हुए जाना। लेकिन मालकिन, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो आपको और आपकी सहेलियों को अच्छा लगे? आपकी सहेलियों को क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा? अरे मुझे पता है तुम कर लोगी। लास्ट टाइम तुमने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था ना, याद है? कुछ अलग था, खाकर मजा आ गया। आखिर वो क्या बनाया था जो खाते ही मुंह में घुल गया?
वो मैंने यूं ही मोमोज बनाए थे। मेरी बेटी मीठी को भी मोमोज बहुत पसंद है। मैं उस मोमोज का नाम मीठी मोमोज कहती हूँ, भले वो मीठा ना हो। अब ऐसा करो, मीठी मोमोज बनाना शुरू कर दो, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा कर, मैं तुझे कुछ पैसे देती हूँ, तू जाकर मोमोज बनाने का सामान ले आ। और हाँ शांति, जरा जल्दी करना, वरना मेरी सहेलियों को देर हो जाएगी। शांति बाजार से ढेरों सामान लेकर जानकी के घर पहुंचती है और तुरंत शाम की पार्टी के लिए मोमोज बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद शांति थोड़े बहुत मोमोज बनाकर अपने घर के लिए ले जाती है और अपनी बेटी मीठी और सास को मोमोज खिलाती है। तभी शांति की सास मनोरमा बोलती है, अरे वाह बहू, क्या मोमोज बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो ऐसा लग रहा है किसी होटल से मंगवाया है। वाह, क्या मोमोज बनाया है। सच्ची माँ जी, जब मालकिन के घर आए मेहमानों ने मेरी तारीफ की तो मुझे लगा बस यूं ही कर रहे होंगे। नहीं नहीं बहू, सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। अरे मैं तो कहूँगी तू घर घर का काम छोड़कर अपनी मोमोज की दुकान लगा ले, बहुत अच्छे बिकेंगे। ठीक है माँ जी, तब मैं मालकिन को अपने काम छोड़ने के बारे में बता देती हूँ। अगर बीच में बिना बताए काम छोड़ दिया तो मालकिन भी मुझे गलत समझेंगी, इसलिए पहले उनको बता दूं, फिर जाकर मैं अपना मोमोज का दुकान खोलूंगी। सही बात की बहू तूने। वैसे भी तेरी मालकिन बहुत अच्छी है, तेरी हर मुश्किल वक्त में तेरा साथ देती है, तो तेरा भी तो फर्ज बनता है उनको अपनी वफादारी दिखाने का। मनोरमा के ऐसे बोलते ही शांति सुबह होते ही अपनी मालकिन के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तभी जानकी बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे हमेशा याद रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे मोमोज की दुकान में आती रहूंगी मोमोज खाने। अरे मालकिन, आपके ही आशीर्वाद से बनेगी मोमोज की दुकान, और दुकान भी तो आपकी ही है, जब मन हो तब चले आना। ठीक है शांति, अब तुम अपने मोमोज की दुकान पर ज्यादा ध्यान दिया करना, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ सब लूटने वाले हैं। अगर कभी कोई तुमसे उधार मांगे तो तुम साफ मना कर देना और बोलना कृपया उधारी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। ये बहुत अच्छा था मालकिन, ये सब आपसे ही लिख पाएंगे। आपकी मदद चाहिए, ये सब जो भी लिखना है आप एक बोर्ड बना दो। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि अपने मोमोज की दुकान का क्या नाम सोचा है। नाम ऐसा रखना ताकि नाम देखकर मोमोज खाने आए लोग। वो क्या है ना मालकिन, मैंने तो सोचा था अपनी बेटी मीठी के नाम पर ही अपना मोमोज का दुकान खोलूंगी, मीठी मोमोज वाली। कैसा लगा मालकिन नाम? नाम तो बहुत अच्छा है शांति, सुनकर ऐसा लगता है मीठी मीठी मोमोज वाली के अब अपने हाथों के मोमोज का जादू दिखाएगी। ठीक है मालकिन, तो मैं अब कल से नहीं आ सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तनख्वाह आप दे दो ताकि मैं अपना मोमोज का दुकान खोल सकूँ। शांति जानकी से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और मोमोज बनाने की सामग्री खरीद कर घर को जाती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद शांति मोमोज का ठेला लेकर निकलती है और ठेले के ऊपर मीठी मोमोज वाली लिखा हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ एक अर्जुन नाम का लड़का आता है और दुकान का नाम देखते हुए बोलता है, ओ मीठे मोमोज वाली, ऐसा क्या है आपके मोमोज में जो ऐसा नाम रख दिया आपने? क्या मीठे मोमोज बनाती हो क्या आप? नाम देखकर मोमोज के बारे में क्या क्या सोच लेते हैं लोग, लेकिन ये नाम मेरी बेटी का है। मीठी मेरी बेटी है और मैंने उसके नाम पर दुकान खोला है, इसलिए मीठी मोमोज वाली हूँ। अच्छा, वैसे एक प्लेट मोमोज लगा दो, मैं भी खाकर देखूं कि आखिर कैसा मोमोज बनाती हो। बस एक ही प्लेट खाना है क्या आपको? और हाँ, मैं मोमोज के साथ सूप भी देती हूँ, वो भी मुफ्त में। और हाँ भैया, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा। अरे दीदी, पहले एक प्लेट मोमोज तो दो। आपको अपने मोमोज पे इतना भरोसा है कि आप मुझे ये कह रही हो कि खाने के बाद मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊं? वाह, क्या बात है। हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है मेरे हाथ के मोमोज पर, क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी मेरे हाथ के मोमोज खाकर बहुत तारीफ करते हैं, तो क्यों ना गुरूर हो मुझे। ठीक है, पहले खाकर देख लूं, उसके बाद बताता हूँ आपको कि आपके हाथ के मोमोज खाने के लायक है या नहीं है। अर्जुन मोमोज खाकर बहुत तारीफ करता है और धीरे धीरे शांति के दुकान में भीड़ होने लगती है। ऐसे ही शांति की मीठी मोमोज सभी को बहुत पसंद आती है और कुछ ही देर में मोमोज बेचकर शांति घर पहुंचती है
और तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू, आज तो तेरे मोमोज की दुकान का पहला दिन था ना, और तू इतनी जल्दी मोमोज बेच कर आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, पहले पहले तो बिक ही नहीं रहा था, फिर एक लड़का आया, उसके बाद से जो भीड़ लगी मेरी दुकान में, बस कुछ ही देर में खत्म भी हो गए सारे मोमोज। सभी को बहुत पसंद आए मेरे हाथ के मोमोज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना कहती थी, तेरे हाथों में जादू है, जादू। जो भी तेरे हाथ के मोमोज खाएगा वो तो दीवाना हो जाएगा। अब बस भगवान की कृपा ऐसी ही बने रहे तेरे ऊपर, और कमाई दुगनी और चौगनी होती रहे। माँ जी, बस आपका हाथ और घर वालों का साथ ऐसा ही रहा ना, तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। जैसे अभी आप मेरा साथ दे रही हो, बस वैसे ही मेरा साथ हमेशा देते रहना, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। बहू, तेरे सर पर हमेशा मेरा हाथ रहेगा। तो इतनी तरक्की कर कि लोग तुझे देखकर कुछ सीखे कि कैसे एक गरीब मोमोज वाली ने अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार कर लिया। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शांति की मालकिन जानकी आती है। जानकी को अपने घर में देखकर शांति बहुत खुश होकर कहती है, अरे मालकिन, आप यहाँ इतनी रात को? कोई काम था क्या आपको मुझसे? हाँ शांति, मुझे एक काम था। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? शांति, मेरे घर में एक पार्टी है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मीठी मोमोज के स्टॉल मेरे घर में लगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे गेस्ट तुम्हारे मीठी मोमोज खाए, तो वक्त पर मेरे घर में मोमोज तो पहुँच जाएंगे ना? हाँ मालकिन, आप कहो और आपके घर मोमोज वाले के मोमोज ना पहुँचे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बस टाइम बता देना, मैं उसी वक्त पहुँच जाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मैं बता दूं, मेरे घर में कम से कम 200 लोग आने वाले हैं, तो मोमोज वक्त पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जानकी के जाते ही शांति कल के मोमोज की तैयारी अभी से करने लगती है और सुबह होते ही मोमोज बनाने लगती है। और शाम होते ही जानकी के घर शांति के हाथ का मोमोज खाकर सभी बहुत तारीफ करते हैं और जानकी खुश होकर उसे मोमोज के पैसे कुछ बढ़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।